Hello students, very warm welcome to you all in my class, in the class of accountancy, in class 12, where we were dealing with the concept of retirement of a partner as well as death of the partner. Means in this chapter we will deal with the various accounting treatment in the books of accounting of a partnership firm where existing partner retired or died in continuing बिजनेस। जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्जिस्टिंग पार्टनर या तो रिटायरमेंट लेता है या तो उसकी डेथ होती है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स ऑफ अकाउंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उसके जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं रिलेटेड टू द पेमेंट और रिलेटेड टू द सेटलमेंट किस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में करेंगे। डीलिंग द सेम कॉन्सेप्ट वी हैव केम टू नो दैट वॉट एवर द transaction took place in the organization while in the case of retirement have two consequences। हमने रिटायरमेंट की consequence को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जो जिसमें से पहली कैटेगरी में हमने बताया था कि द consequence एज फॉर द फर्म, हमारी फर्म के रूप में जो है consequence क्या होगी, तो उसमें हमने बताया था कि सबसे पहले हमारे जो पार्टनर की लाइबिलिटी है, जो ड्यूटी है या जो अकाउंटेबिलिटी है, रिटायरमेंट के बाद वो खत्म हो जाती है, एज वेल एज जो भी राइट्स है, जो भी पावर्स, जो भी अथॉरिटीज दी गई हमारे पार्टनर को, वो सारी राइट्स, पावर और अथॉरिटी भी वापस ले ली जाती है। ठीक उसी तरीके से रिटायरमेंट के बाद हमारा जो पार्टनर है वो हमारी फर्म का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता और ना ही किसी भी तरीके से वो हमारी फर्म के किसी भी ट्रांजेक्शन को एज यूजिंग हिज नेम और यूजिंग द नेम ऑफ द फर्म ही और शी में परफॉर्म, कोई भी ट्रांजेक्शन वो अपने या अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नाम से की हेल्प लेकर के परफॉर्म नहीं कर सकता और देयर इज नो फर्दर रिलेशनशिप मेड आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टनर। ठीक है, और अगर हम बात करें दूसरी कैटेगरी के कंसीक्वेंस की, तो ये कंसीक्वेंस था रिलेटेड टू द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी इफेक्ट ऑफ द रिटायरमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। वहाँ पे हमने तीन मेजर बातें की थी, द कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, द कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर एंड द प्रिपरेशन ऑफ फ्रेश बुक्स ऑफ अकाउंट, जहाँ पे हमने बात की थी कि जो न्यू रेशियो होता है, न्यू रेशियो की कैलकुलेशन की तीन कंडीशन हमने बताई थी। व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर शेयर्स हिज शेयर ऑफ गुडविल एब्सोल्युटली टू एनी सिंगल पार्टनर, दूसरा व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर डू नॉट शेयर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू एनी ऑफ द पार्टनर, तीसरा व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर शेयर्स हिज शेयर ऑफ गुडविल टू ऑल ऑफ द पार्टनर इन अ फिक्स परसेंटेज और इन अ फिक्स प्रपोर्शन और इन अ फिक्स रेशियो। तो ऐसी कंडीशन में हर एक कंडीशन की प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर के हमने अलग अलग तरीके की न्यू रेशियो की कैलकुलेशन की बातें की थी और उसी साथ हमने बताया था कि गेनिंग रेशियो में हम न्यू रेशियो को ओल्ड रेशियो से रिलेस कर देते हैं तो हमें गेनिंग रेशियो फाइंड होता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर, तो ऐसी कंडीशन में हम रिटायरिंग पार्टनर को दी जाने वाली पेमेंट में उन पर्टिकुलर पेमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं जहां हमारा पार्टनर अपनी कैपिटल, फर्म की कैपिटल ऑब्लिगेशन, अपने लोन की सेटलमेंट, अपने शेयर ऑफ वेरियस इंटेंजिबल असेट्स एंड लायबिलिटीज, शेयर एंड गुडविल एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन, इन सारी चीज़ों की पेमेंट लेके जाता है। और हमने बताया था कि ऐसी कंडीशन में क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी और इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात हमने की थी। तो लेट अस टॉक अबाउट द पर्टिकुलर थर्ड टॉपिक और द थर्ड consequence, that is the preparation of fresh books of account after the preparation of after the retirement of a partner। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट की, सो ऐसी कंडीशन में प्रिपरेशन कैसे करेंगे आइए देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, इसमें तीन मेजर बुक्स ऑफ अकाउंट हम जो है आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट और
इसी क्रम में हम पार्टनर्स, हम कैश या बैंक अकाउंट की भी बात करते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली लास्ट में हम बात करते हैं बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है। इन सारे अकाउंट की प्रिपरेशन कैसे होगी हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की। रिवैल्यूएशन अकाउंट की प्रिपरेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, जहां हम ये बताते हैं कि अल्टीमेटली जितने भी लॉसेस या एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं, और इसी तरीके से जितनी भी इनकम या गेन्स होती हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम अपने रिवैल्यूएशन के बेसिस पे दो कैटेगरीज या दो एग्जांपल में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। जहां सबसे पहला एग्जांपल है, अगर हम असेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन करें तो अगर कोई असेट्स हमारा डिक्रीज होता है तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स विल बी डेबिटेड इन दैट पर्टिकुलर अकाउंट नेमिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक उसी तरीके से अगर हम लायबिलिटीज की बात करें तो लायबिलिटी असेट्स का जस्ट अपोजिट होती है, इसलिए लायबिलिटी के इंक्रीज होने पे फर्म को लॉस होता है। अगर हमारी किसी लायबिलिटीज में कोई इंक्रीजमेंट आ जाती है तो वो इंक्रीजमेंट हमारी फर्म को लॉस प्रोवाइड करेगी, तो ऐसी कंडीशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, ठीक है। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो डेबिट का जस्ट अपोजिट होगा। जैसे हमने यहाँ पे डिक्रीज लिखा है उसी तरीके से यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। सिमिलरली अपोजिट साइड में अगर बात करें तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, और यू कैन से लायबिलिटीज एक्चुअली, ठीक है। यानी आसान भाषा में अगर बात करें तो हमारे जो असेट्स हैं, असेट्स जो है अल्टीमेटली डेबिट होगा, और अल्टीमेटली असेट्स के डिक्रीजमेंट जो है हम डेबिट करेंगे। सिमिलरली जो असेट्स की इंक्रीजमेंट है वो क्रेडिट होगी, यानी अगर किसी असेट की वैल्यू में इंक्रीजमेंट आई तो वो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट होगा, और असेट्स की वैल्यू में अगर डिक्रीजमेंट आई तो वो रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा। Similarly, when we talk about liability, it reacts or it shows as per the opposite effect of the assets. यानी अगर अल्टीमेटली लायबिलिटी की वैल्यू में इंक्रीजमेंट आती है तो ये डेबिट होगी, बट द लायबिलिटी, इफ द लायबिलिटी ऑफ द फर्म डिक्रीज और डिक्लाइन, then it will be credited. But mind it, all these liabilities and assets are ultimately all these liabilities are concerned with the outside liability, and all these assets are related to the physical assets, ठीक है। Any nominal assets or you can say any fictitious assets will not be the subject matter of this revaluation, ठीक है। जो assets जो है fictitious नेचर के हैं उनको हम रिवैल्यूएशन कंसीडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल गुडविल, फॉर एग्जांपल दैट इज इंटेंजिबल असेट्स, प्रॉफिट लॉस, डेबिट बैलेंस, इनको हम रिवैल्यूएशन कंसीडर नहीं करेंगे। सिमिलरली जब हमने बात की अगर लायबिलिटीज की, तो लायबिलिटीज भी इस तरीके से ही बनाई जाएगी जहाँ पे हमारे जितने भी असेट्स हैं, जितनी भी लायबिलिटीज हैं, वो केवल आउटसाइड पार्टीज रिलेटेड जो है कंसीडर की जाएगी। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा, यानी डेबिट और क्रेडिट का जो भी डिफरेंस होगा, दैट विल डिटरमाइन एज अ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू कि हम पहले डेबिट में सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे,
फिर क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, फिर अल्टीमेटली इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और वो जो है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस होगा। और इस प्रॉफिट एंड लॉस को हम अपने पार्टनर में, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट या डेबिट कर देंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन। ठीक है, हमने क्या बोला, हमने बताया कि रिवैल्यूएशन जो है नॉमिनल अकाउंट के रूल पे बनता है, जहां नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि ऑल एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड एंड ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड। ठीक है, अल्टीमेटली फर्म को अगर कोई लॉस होगा तो वो डेबिट हम करेंगे, सिमिलरली फर्म को अगर कोई प्रॉफिट होगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अल्टीमेटली अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है, तो अगर किसी असेट्स में, अगर किसी फिजिकल एसेट्स में डिक्रीजमेंट हो रही है तो भी लॉस होगा, अगर किसी लायबिलिटी में डिक्रीजमेंट हो रही है तो वो भी लॉस होगा। ठीक है, और ये लायबिलिटी एक्चुअली आउटसाइड लायबिलिटी होगी, फर्म की किसी इंटरनल लायबिलिटी या फिक्टिशियस लायबिलिटी को कंसीडर नहीं करेंगे। सिमिलरली क्रेडिट साइड में ठीक अपोजिट होगा एज अ, ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट बात हमें बतानी थी वो ये थी दैट द डिफरेंस ऑफ दीज टू विल बी ट्रीटेड एज अ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन and it should be distributed among the partner in their profit sharing ratio। ठीक है, hope the concept is very much clear to you। यहाँ पे हमने रिवैल्यूएशन की कंप्लीट डिस्कशन डिटेल की। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम जो प्रिपरेशन करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, इट विल बेस्ड ऑन द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, on the basis of पर्सनल अकाउंट, जहां पे जो कैपिटल है वहां वो सारी चीजें डेबिट होंगी दैट डिक्रीज द कैपिटल ऑफ द पार्टनर। ठीक है, पार्टनर की कैपिटल को जितनी भी चीजें डिक्रीज करेंगी वो सारी चीजें डेबिट होंगी, एज वेल एज जितनी भी चीजें हमारे पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करेंगी उन सारी चीजों को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, एंड द सेम कॉन्सेप्ट विल बी इम्प्लीमेंट इफ द कैपिटल रेशियो, इफ द कैपिटल इज फिक्स्ड इन नेचर as in the case of preparing partners current account। ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट के रूप में प्रिपेयर किया जाएगा और उस रूल में अल्टीमेटली हम वो सारे ट्रांजेक्शन लिखेंगे जो हमारे कैपिटल डिक्रीज करेंगे उन्हें डेबिट में लिखा जाएगा और जो हमारे कैपिटल को क्रेडिट करेंगे उन्हें डेबिट में लिखा जाएगा, क्रेडिट। और अल्टीमेटली द मेजर पॉइंट इज दैट इट एक्सक्लूड द कैपिटल अमाउंट। फर्म के कैपिटल की अमाउंट को हम अल्टीमेटली करंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते और किसी भी सिचुएशन में नहीं करेंगे। ठीक है, सो होप द पार्टनर्स कैपिटल करंट रूल इज वेरी मच क्लियर टू यू। इसके बाद अगर हम बात करें कैश अकाउंट की, तो कैश अकाउंट में अल्टीमेटली हम डेबिट में हर वो इनकम लिखेंगे जो हमारी कैश बैलेंस को इंक्रीज करती है और क्रेडिट में हर उस इनकम एक्सपेंस को लिखेंगे जो हमारे कैश के बैलेंस को डिक्रीज करता है। ठीक है, और बैलेंस शीट एज प्रीवियस। ठीक है, होप these all kinds of concepts are related to the preparation of books of account in the partnership firm is very much clear to you। हमने हर एक अकाउंट की ब्रीफिंग की है, हर एक अकाउंट को समझाने की कोशिश की है कि किस अकाउंट में क्या क्या चीज़ें जाएंगी और कैसे जाएंगी। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में, इम्प्लीमेंट करने में और ज़्यादा आसानी हो। और जब हमारा पार्टनर रिटायर होगा तो क्या क्या कंडीशंस आएंगी, उन सारी कंडीशंस की बातें हम लोग करेंगे। और
एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सिचुएशन बनती है जब हमारा पार्टनर रिटायर होता है और कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट उसको रिकॉर्ड किया जाता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर implementing all these rules that has been shown before you. As the question given before you, that A and B are partner in the ratio of 3 by 6 and 1 by 6, 2 by 6, and remaining 1 by 6 will be transferred to reserve only. Their balance sheet as at the date of 31st December was as follows, where employee provident fund is given as rupees 18,000, reserve and fund was given as rupees 12,000, creditors were given as rupees 10,000 actually, profit and loss balance was rupees 24,000, and the capital balance of A was 80,000, B was rupees 40,000, total capital was rupees 1,20,000. Okay, so therefore the sum total of the assets was liability was 1,84,000. Similarly, when we talk about the value of goodwill that has been given in the balance sheet as rupees 15,000, plant was 90,000, patent was 4,400, stock was valued at 30,000, investment was valued at 20,000. The final value of debtors was rupees 19,600, as the provision was amounted 2,000 4,000 here, and remaining 5,000 was the value of cash. On 1st October, B takes the retirement, and the terms of the retirement was as following, as the goodwill was valued as at the date was rupees 50,000, the patent was valued at rupees 3,000, but the plant was found overvalued by rupees 15,000. Okay, and it also has been defined that the provision for doubtful debts should be 5% on debtors, as it should be 5% on debtors, and provision for discount should be made on debtors and creditors both at the rate rupees 3% per annum. Out of the insurance, it has also been given to you that the entire out of the insurance rupees 870 was carried forward as unexpired insurance. As you know very well, that unexpired insurance are ultimately prepaid insurance. Okay, and apart of that, the value of investment has revalued at rupees 16,000 only, and out of that investment, half of the investment was taken by Mr. B. Okay, there was a claim of workman compensation of rupees 5,000. It has been given, and it has also been said that Mr. retiring partner Mr. B was paid in full, and A borrowed the necessary amount from a bank on the security of plant and stock to pay off B, and B decided to donate the entire amount due to him to Jammu and Kashmir's Chief Minister Fund to meet the loss caused by flood in the state. And now you are required to prepare a revaluation account and partners capital account and the final balance sheet also. Okay, so let us see how the question being solved here before you, and how the accounting treatment should be made in the books of account. First of all, we will deal related to the plant, related to the revaluation account, where ultimately the difference of assets and liabilities, the fluctuation of assets and liability will be mentioned. As you can see, the plant has been debited by 15,000, that will be reduced, and provision for doubtful debts of rupees 600 will be debited, as it has been said that the provision for doubtful debts to be made at the rate rupees 5%. Ultimately, by reducing the previous balance, additional 600 provision is needed to be made,
Therefore, 600 will be transferred to the revaluation account. And later on, the provision of discount on debtors will also be debited as rupees 570 as on 3% on the debtors. And similarly, provision for discount on creditors will be credited as rupees 300 as 3% on creditors also. As per the concept, the prepaid insurance has been given as rupees 870 as an unexpired insurance, and the value of patent has also been increased by 3000. After the when we talk about investment, the investment was revalued, and due to the revaluation the loss has been taken place of rupees 4000, it will be debited, and the workman compensation claim will be debited here of rupees 5000. Hope the accounting treatment will be made in revaluation account is clear before you. Now the difference of both the side will be recorded here as in the form of loss and transferred to the capital account of both partners as per their profit sharing ratio. So hope the revaluation account is very much clear to you. Let's have a look of partners capital account also. So when we talk about the पार्टनर्स कैपिटल को डील करते हुए सबसे पहले हम पहले बात कर लें हमारे उस ट्रांजैक्शन की जहां हमने कैपिटल बैलेंस की रिकॉर्डिंग की। सबसे पहले कैपिटल बैलेंस था हमारा 80,000 ए का, 40,000 बी का। ठीक है, अब इसके बाद कुछ इनटेंजिबल आइटम्स हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था दैट इज़ 3:2। अब इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सबसे पहले बैलेंस शीट की रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस जो कि बैलेंस शीट में पहले से गिवन था उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। When we talk about the goodwill that has been shown in the balance sheet also, it will ultimately recorded in debit side of partners capital in their PSR. And similarly, when we talk about the revaluation, and ultimately it will be debited here by rupees 12,600 and 8,400। ठीक है, as 16,000 was the revalued price of investment and half of which was taken by B. Therefore, ultimately this amount will be paid debited in the column of B, and ultimately remaining uh, remaining balance, and a part of that the value of the goodwill that has been calculated as at the date of retirement will be paid by B, paid by A to B, that will be credited in the column of B, and therefore it will also be debited in the column of A also only। A बी के रिटायरमेंट पे ए को दी जाने वाले गुडविल की अमाउंट पे करेगा, इसलिए बी के कॉलम में उस अमाउंट को हम क्रेडिट करेंगे एज वेल एज ए के कॉलम में उस अमाउंट को डेबिट किया जाएगा। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द फाइनल सेटलमेंट ऑफ एज बीज कैपिटल, so whatever the cash balance is available in the organization, it will use to pay it will use to settle the capital of B, and ultimately when we talk about the payment of B, it will use to uh, it will use the loan of bank that has been taken by A from as a on the as on the basis of mortgage of some assets that has been mentioned before you as above। इसके बाद अल्टीमेटली जब हम ए बी की पूरी सेटलमेंट कर देते हैं तो ए के क्रेडिट टोटल से हम ए के डेबिट टोटल को रिड्यूस कर देते हैं, और जो भी डिफरेंशियल फिगर आएगा उस डिफरेंशियल फिगर को हम बैलेंस सीडी में ए के कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे। सो दिस वाज द कैपिटल बैलेंस ऑफ बीज कैपिटल। लेटर ऑन वी विल डिस्कस। Similarly, when we talk about the treatment of such in balance sheet, then
after the retirement of B, the balance sheet will be prepared only related to the A. So whatever the balance of provident fund will remain same as 18,000, and ultimately sundry creditors was valued by 3 lakh 9 lakh 7,000, as the value of discount will be reduced, and workman compensation liability that has been taken as a claim will be recorded in liability side, and whatever the loan has been taken by A to settle B's loan, that is debited, that should be mentioned in the liability side also, and whatever the balance of A's capital will be recorded in liability side at the last. And similarly, when we talk about the balance sheet, the balance sheet of uh, B's actually A's capital uh, plant account will be revalued at 75,000. The patent was shown after the revaluation, that is 7,400. The stock after revaluation, that has been shown at rupees 30,000. Since the investment was valued at 16,000, but half of which was taken by a partner, therefore remaining balance will be shown in the balance sheet. And although the balance of debtors was valued at 20,000, but since due to the discount and due to the doubtful debt, it was valued at rupees 18,000 and 730 only. And due to the prepaid balance, the total of assets comes round up, that is 1,39,700. So it was all about the preparation of balance sheet after the retirement of B in the books of A. So hope all the accounting treatment related to the revaluation, partners capital, and balance sheet is very much clear to you, and some more example will deal before you in some next class. Till then, take care and thank you very much.